दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के, भूतपूर्व सैनिकों के ये जो मुद्दे हैं, वन रैंक वन पेंशन टू की एनोमलीज, न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है, और फिटमेंट फैक्टर और जो भी छोटे मोटे मुद्दे हैं, अब ये मान के चल सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं टाल मटोल वाला काम कर रही है, क्योंकि इतने दिनों से, इतने महीनों से ये जो मांग चल रही है इसके ऊपर अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। सिर्फ बातचीतें होती हैं और मीडिया में आ जाता है कि यहां बात हुई, वहां बात हुई, यहां ज्ञापन सौंपा, इस सांसद तक बात पहुंची, इस मंत्री तक बात पहुंची, लेकिन अंततः निकला अभी तक कुछ भी नहीं है। तो ये अब पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है, सरकार शायद अब इन मुद्दों को क्लियर नहीं करना चाहती। तो क्या अब इन चीजों को भूल जाना चाहिए? और क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में जो फिटमेंट फैक्टर को रखा जाएगा, क्या उसमें दोबारा से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगी, जैसा कि 7th पे कमीशन में हुआ था कि कर्मचारियों के लिए जो फिटमेंट फैक्टर रखा था वो 2.57 और अधिकारियों के लिए रखा था 2.81। और ये भी चर्चा अब होने लग गई है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, और जो आसपास के लोग हैं जो मिलते जुलते रहते हैं उनसे भी जब चर्चाएं करते हैं, भूतपूर्व लोगों से भी चर्चाएं करते हैं, तो अभी चर्चाओं में ये शामिल हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है क्या रखा जा सकता है। जो 7th पे कमीशन के हिसाब से मांग उठी थी वो तो हुआ नहीं, तो क्या इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.68 रखा जाएगा, या फिर 3.15 रखा जाएगा, या फिर 2.81 रखा जाएगा? तो ये तीन जो विषय निकल रहे हैं, तीन फिटमेंट फैक्टर जो निकल रहे हैं, इनके ऊपर अब चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा जो लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर 8वां वेतन आयोग बैठा या फिर उसके बदले में कुछ ऐसा फॉर्मूला सेट किया, उसमें 3.15 तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो क्या 3.15 प्रेजेंट का जो महंगाई है, जो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो 3.15 क्या सूटेबल रहेगा? ये एक सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी ऑलरेडी बहुत लॉस में चल चुके हैं, उनके साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इनजस्टिस हुआ है। 7th पे कमीशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आपको अलाउंसेस में 32 महीनों का घाटा पहले से ही हुआ था, क्योंकि पे कमीशन का जो रिवाइज्ड बेसिक पे फिक्स किया गया था वो 1 जनवरी 2016 से किया गया था, और जो अलाउंसेस रिवाइज किए गए थे वो सितंबर 2018 से किए गए थे। तो 32 मंथ्स का आपका अलाउंसेस का लॉस पहले से ही था। तो इस बार क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि साल डेढ़ साल का आपको दोबारा से अलाउंसेस में लॉस हो? और उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन क्या इस बार देखने को मिलेगा? ये भी अब चर्चा का विषय बन गया है, और मांग ये भी उठ रही है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि जो भी पॉलिसी फ्रेम करनी हो या जो भी रिकमेंडेशन तैयार करनी हो वो 1 जनवरी 2026 से पहले तैयार हो जाए, ताकि जो जनवरी 2026 की सैलरी आए वो रिवाइज्ड सैलरी आए। तो क्या सरकार इस चीज को करेगी या नहीं करेगी, ये अभी असमंजस में स्थिति है, क्योंकि अभी तक 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसके गठन के ऊपर सरकार की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि जो रेलवे की एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है उन्होंने पहल तो की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी भी लिखी है, और उन्होंने तमाम तर्क भी दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए कमेटी का गठन जल्दी किया जाना चाहिए, ताकि हर बार के वेतन आयोग की तरह कर्मचारियों को जो लॉस होता चला आ रहा है वो लॉस अब दोबारा देखने को ना मिले। तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण तर्क रखे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 10 सालों में 1 से 11% के आसपास जो देश की पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बढ़ी है। उसके मुकाबले में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की जो पेमेंट है उसमें केवल 42% तक का जो राइस है वो देखने को मिला है। यानी कि 1 से 11% पर कैपिटा इनकम के मुकाबले केवल 42% ही आपकी सैलरी बढ़ी है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी पूरी तरह से अगर देश की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो वो लॉस में ही चल रहे हैं। उनको लॉस, एक तो उनका जो अलाउंस है 32 महीने का उसमें हुआ है, क्योंकि वो 32 महीने के बाद रिवाइज किया गया था, लागू किया गया था। उसके बाद उनका जो 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ है उसका भी एरियर उनको नहीं मिला है। तो 32 और 18 50 महीने का घाटा उनको अलाउंसेस का ऑलरेडी हो रहा है, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है, और सरकार ने 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ देने से भी मना कर रखा है। तो अब ये मान के चल सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी कहीं ना कहीं इस सरकार से नाराज जरूर हैं, और ये नाराजगी पूरी तरह से पूरे देश भर में देखने को मिली भी है। तमाम जो मांगे उठ रही हैं, तमाम धरने प्रदर्शन, तमाम रैलियां, अलग अलग जगह पे सांसदों को, प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा औपचारिक चिट्ठी नहीं निकाली गई है जिसमें कि इन मुद्दों को, जो सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों के जो मुद्दे हैं, इनको क्लियर किया गया हो। तो
क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को हल्के में ले रही है? क्या केंद्र सरकार को तमाम जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, इनके वोटों की ताकत का अंदाजा नहीं है? तो क्या केंद्र सरकार ये सोच रही है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अगर वोट संख्या देखें तो लगभग 1-1.5 करोड़ के आसपास बैठेगी? लेकिन ये 1-1.5 करोड़ नहीं है। अगर इनके रिलेटिव्स, इनके फैमिली मेंबर्स को भी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो एक जो कर्मचारी है उसके घर में 3 फैमिली मेंबर तो एवरेज मान के चलिए, खुद वो एम्प्लॉय या पेंशनर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, एवरेज 3 से 4 मान के चलिए तो लगभग 4-4.5 करोड़ का जो वोट है वो बहुत बड़ा वोट है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को 2024 में जरूर इस चीज का बहुत पश्चाताप होगा अगर उनके जो हक की चीजें हैं, उनकी जो डिमांड है, कम से कम आधी डिमांडों को पूरा किया जाना चाहिए। तो दोनों फ्रंट पर, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के फ्रंट पर भी और केंद्र सरकार के आगामी चुनाव के फ्रंट पर भी ये जो मुद्दे हैं ये टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मांग उठ रही है पूरे देश भर में, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी, इनके परिवार वाले इस सरकार की पॉलिसी से खफा जरूर है। तो इसका भुगतान कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा अगर इनके मुद्दे को पहले क्लियर नहीं किया गया तो दोस्तों यही जानकारी थी। आपको भी कुछ ना कुछ इसके बारे में आइडिया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या चर्चा चल रही है, 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं? अगर होगा तो जो फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा वो क्या रखा जा सकता है? जय हिंद, जय भारत।